सर मेरा सवाल ये था कि सुखों की इच्छा से पहले किसी कमी का एहसास उससे भी पहले होता है या नहीं? हाँ हाँ, वो कमी का एहसास इसीलिए होता है ना कि वो कमी हो गई, उस कमी से हमें फ़र्क पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर उस कमी को ना भरा जाए तो वो दुख की अवस्था में जाने लगेगी। जैसे कि हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगे, या जो स्वाद हमें चाहिए उस स्वाद का जो एक अंतराल है वो कंप्लीट हो जाए, तो अब वो स्वाद हमारे अंदर से कंप्लीट हो गया, तो अब और भोजन चाहिए। तो ये जो कमी हमें पता चलती है, तो ये कमी पता चलने तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो कमी ही बनी रहे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में भी, तो वो दुख बनने लगती है, ये समस्या बनने लगती है, परेशानी बनने लगती है। एक लिमिट तक वो सूचना है। ये आपको पता चला कि जैसे आपने कोई चीज़ उठाई तो पता चला कि हाथ थक गया, तो थकने तक ठीक है, यहाँ कोई दुख नहीं स्टार्ट होता। यहाँ हमें पता चल जाता है कि अब हमारी लिमिट आ चुकी है ताकत की। अब अगर अब भी उठा के रखते हैं तो अब ये दुख बनना स्टार्ट हो जाएगा, अब दर्द होना शुरू हो जाएगा जी। तो ये एक टाइम फ्रेम है उसका, एक लिमिट है, वहाँ तक हमें देखना पड़ता है। तो वहाँ तक वो दुख नहीं होता, क्योंकि कई लोग, जब मेरी चर्चाएँ चली तो कई लोग कोई चीज़ की कमी को दुख बताने लगते हैं जी। तो कोई चीज़ की कमी का मतलब दुख नहीं होता है, वो दुख बनता है एक समय के बाद में। जैसे भूख लगना तो तभी शुरू हो जाता है जब थोड़ी थोड़ी भूख लगती है, लेकिन उससे कोई दुख तो नहीं हो जाता। एक समय आता है कि भूख थोड़ी तेज हो जाती है, जैसे आपने 2 घंटे तक खाना नहीं खाया तो थोड़ी तेज हो जाती है, वहाँ तक भी कोई ऐसी समस्या नहीं होती। अब आप ना खाएं, 3 घंटे ना खाएं, 4 घंटे ना खाएं, तो अब थोड़ा सा परेशानी होने लगती है। दूसरा, अगर आपको ऐसा एहसास है अपने पीछे के अनुभव से कि भाई पता नहीं कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, मतलब भोजन की उपलब्धता निश्चित नहीं है आपकी। एक तो अवस्था ये है कि निश्चित है, रखा ही है, जब इच्छा होगी खा लूँगा। एक ये है कि भाई कभी कभी नहीं भी मिलता है या जनरली नहीं मिलता है, तो उसको दुख जो है, भूख नहीं भी लगी होगी तो उसके पहले से हो रहा होगा, क्योंकि ये तो पता है ना कि भूख तो लगेगी, अभी नहीं लग रही है, लगेगी, तो फिर कहाँ से खाना आएगा, वो पहले से ही परेशान होना शुरू हो जाता है। तो ये एक अनअवेलेबिलिटी या अनिश्चितता उसके विषयों की प्राप्ति में, ये एक अलग विषय है जिसमें उसको मानसिक परेशानी होने लगती है। अभी शारीरिक नहीं हुई है, खाने की इच्छा नहीं है, अभी खाना आ भी जाएगा तो नहीं खाएगा वो। इस तरह से होता है। तो केवल कमी से नहीं होता, कमी की एक स्थिति के बाद में जब ज़्यादा कमी होती है आउट ऑफ हमारी लिमिट के, तब वो दुख पैदा होना शुरू होता है। हाँ सर, वो तो है कि दुख पैदा शुरू होना एक अलग बात है। मैं कह रहा हूँ सारी सुखों की इच्छाएं, उसकी जो बुनियाद है उसकी कमी का एहसास, जिसकी एक अभिव्यक्ति है कि उसमें हमारी कमी खत्म हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। तो यानी कि पहले जो है कमी का एहसास है, फिर सुखों की इच्छा है। बिल्कुल, है ना, सही बात है जी। इसीलिए इसमें जब आप देखेंगे कि ये जो पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, इसमें भी यही है कि जब उसकी संतुष्टि कम होने लगती है ना, मतलब अब लंबा समय चला गया, आप सो लिए 8-10 घंटे, आँख खुली, और आँख भी कब खुलती है, जब वो अपना सैचुरेशन पे पहुंच जाती है निद्रा, माने जिस बात के लिए थी। तो जब वो सैचुरेशन पे पहुंच जाती है, आँख खुलती हैं, तो आँख खुलती ही तब है जब कोई कमी हो गई होती है, तभी उधर नज़र जाती है। जैसे जब भूख लगने लगती है तभी इस बात की नज़र जाती है कि भाई भूख लग रही है, अब खाना खाना है। तो वैसे ही कोई भी चीज़ का जब लैक होता है, कमी होती है हमारे अंदर में, तो उस तरफ हमारा ध्यान जाता है, या वो हमारे जानने में आती है वो बात, और फिर हम उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो यही रहती है, क्योंकि ये जो रिपीटिशन है, ये इसीलिए है कि आप बार बार सुख प्राप्त कर सकें। और इसकी नेचर है पूरे की पूरे यूनिवर्स की कि ये निरंतर बदलाव में है पूरा, मतलब ये बदलता रहता है, और इसी बदलाव की वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट पैदा होते हैं दुनिया में, बहुत सारा तरह का। जड़ में भी बहुत सारे तरह का है, चेतनता में भी बहुत सारे तरह के ये प्रोडक्ट हैं, तो वो तभी पैदा हो पाते हैं इस परिवर्तनशीलता की वजह से। जी। और परिवर्तनशीलता ही कारण भी है किसी चीज़ की कमी का, और फिर भरने का, फिर कमी का, फिर भरने का, फिर कमी का, और फिर भरने का।
तो ऐसे चलता है। ओके। ये सर्कल है पूरा, तो इसका ये बाई नेचर ही है पूरे यूनिवर्स का, या जो बोले मूल का, या जो बोले ईश्वर का, या जो बोले प्रकृति का, तो उसका ये पूरा मूल नेचर है। सर एक उससे संबंधित सवाल कर लें, वो जो वहाँ पे हाँ, कुछ भी कर। तो सर वहाँ पे आपने बोला था जब हम लोग कोलकाता में मिले थे कि एक लेवल पे प्रकृति को सुखों और दुखों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो जिसमें ये बात हुई थी कि एक बच्चा जो अंधा या लूला लंगड़ा पैदा हो गया वो उसके माँ बाप की वजह से हुआ। माँ बाप की वजह से नहीं, जो प्रक्रिया है उसमें कुछ ऐसा हो जाता है कि वो एक कमी आ जाती है। माँ बाप की गलती तो हम तब मानेंगे ना जब वो जानबूझ के वैसा करें। उन्हें तो उसका अज्ञान है ना, उन्हें नहीं पता कि क्योंकि सेक्स प्रक्रिया में और उनके शरीर की स्थिति में और वातावरण की स्थिति में और फिर उसके बाद भी खान पान कैसा माता का रहना बहना, उसमें कोई ऐसा हो सकता है, पता नहीं, अभी विज्ञान को भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। वो कुछ भी कल को जानेंगे तो कल को फिर ये नहीं होगा, उसको ऐसी अवस्था को नहीं आने दिया जाएगा। या मोटा मोटा जो हम जानते हैं उसको अभी ठीक कर सकते हैं कि भाई माँ को कोई कमी ना हो, सेक्स की स्थिति ऐसी ना हो कि भाई बहुत ज़ोर से भूखे थे और उस तरह, मतलब ऐसी असाधारण कोई इस प्रकार की स्थिति में ना ये चीज़ें हों, उन्हीं में इस प्रकार की समस्या की संभावना ज़्यादा होती है। ओके सर, मूल बात जो थी उसकी ये थी कि बच्चे के साथ जो हुआ उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। हाँ। सवाल इसी बात पे था कि भाई उसने जब कुछ ऐसा गलत नहीं किया था तो फिर उसको अंधा या लूला लंगड़ा क्यों बना वो। यस। तो उस पर आपने ये कहा था कि भाई प्रकृति की नज़र में उस लेवल से ये जो है उसकी नज़र में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वहाँ कोई दंड विधान नहीं है, वहाँ न्याय व्यवस्था या दंड विधान प्रकृति में नहीं एग्जिस्ट करता, ये कहा। ओके, समझ रहे, क्योंकि ये जो न्याय प्रक्रिया है ये हम मनुष्यों में एग्जिस्ट करती है। क्यों करती है? समझ की वजह से। हम लोगों में जो और वो भी एक लेवल की समझ पर, जैसे ये संपूर्ण समाधान व्यवस्था आएगी तो वहाँ पर भी इसका लोप हो जाएगा, वहाँ पर भी दंड व्यवस्था एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्योंकि अभी किस वजह से करती है, वो इस तरह से करती है कि अभी मनुष्य उतना ज्ञानी, या अभी तक मनुष्य उतना ज्ञानी नहीं था कि वो बिना दंड वाली व्यवस्था के लोगों को कंट्रोल कर सके। जो प्रॉब्लम खड़ी होती है सामाजिक व्यवस्था में उनको कंट्रोल कर सके, इस तरह का ज्ञान उसके पास नहीं था। तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसने ये न्याय व्यवस्था की है। आप न्याय व्यवस्था का मूल जानेंगे तो न्याय व्यवस्था का मूल इसलिए नहीं कि एक्चुअल में कोई न्याय करना है, आपको बड़ी हैरत होगी जान के। न्याय व्यवस्था आप किसी जज से भी पूछेंगे कि इस न्याय व्यवस्था का मूल क्या है, तो उसका मूल ये नहीं है कि इनको बराबर करना है कि इन्होंने आपसे 50 रुपये छीन लिए तो भाई इनसे छीन के आपको दे दो, ऐसा मूल नहीं है। न्याय व्यवस्था का मूल है कि लोग ऐसा करने से डरें। मतलब ये इनने तो कर दिया, अब ये एक एग्जाम्पल सेट हो तो लोगों, जो बाकी लोग हैं उन्हें दिखाने के लिए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ऐसे दुख से गुजरना पड़ेगा। दंड माने एक समाज व्यवस्था से पैदा किया हुआ दुख उस आदमी के लिए, उसे जेल में बंद करेंगे या यातना देंगे या जो भी कुछ करेंगे, और आदमी चाहता नहीं दुखी होना। इस बात का सहारा लेके उसे अंडर कंट्रोल रखना, क्योंकि सिचुएशन खराब है, उसका हल नहीं है समाज के पास, तो आदमी उसमें कुछ ना कुछ करने का सोचेगा। वो ना करे, उसे थोड़ा अंडर कंट्रोल करने की ये प्रक्रिया है। एक्चुअल में ये न्याय प्रक्रिया नहीं है जी। लेकिन कुछ लोगों के साथ जो होता है आपके हिसाब से वो एक उदाहरण के तौर पे दूसरों को समझाने के लिए। यस कि भाई देखो ऐसा हो सकता है अगर तुम करोगे, लेकिन तब भी कोई असर होता नहीं है, लोग तब भी करते ही हैं। नहीं होता है असर, नहीं, फिर भी कुछ लोग तो करते ही रहते हैं ना सर। हाँ, कुछ लोग करते हैं। वो कुछ लोग कौन करते हैं? जो उतने डर को डर नहीं मानते, क्योंकि मैंने बताया ना लोग भी विभिन्न प्रकार के हैं, पर ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि डर को डर मानते हैं, और वो जब तक कोई बहुत ज़्यादा विपरीत स्थिति ना हो जाए तब तक वो उस प्रकार की प्रक्रियाओं में नहीं जाते जिन्हें अपराध बोलते हैं या जिन्हें करते हैं। जब बहुत ज़्यादा हो जाती है उसे ऐसा लगने लगता है कि अब या तो अब इससे तो जेल ठीक है, अगर मतलब वो भी ठीक है, माने जेल भी हो जाए तो इस अवस्था से तो वो भी ठीक है, तब वो
उस प्रक्रिया में जाते हैं, या उन्हें उसके लूप होल पता चल जाते हैं। जी उन्हें पता है कि मैं जज को मैनेज कर लूँगा, मैं नेता को मैनेज कर लूँगा, और अब फिर वो ऐसा करते हैं। ओके। तो सर वो बच्चे वाली जो बात जो हुई जी, थी जी। कि वो बच्चा जो हो रहा है इसमें उसका कोई वो नहीं था हाथ। उसका भी नहीं है और उसके माँ बाप का भी नहीं है, मान किसी आदमी का उसमें कोई हाथ नहीं है। हाँ, लेकिन उसको तो उसकी वजह से तकलीफ होती है। हाँ वो तो है। तो ये उसको जो तकलीफ हो रही है जिसमें उसका कोई हाथ नहीं है, मतलब ये उस पे आपने ये कहा था कि प्रकृति बहुत ऊंचे लेवल से, तो उसको ऐसा कोई दुख और सुख का उसके अंधे होने से या लूले लंगड़े होने से या ठीक होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो नहीं है ना, क्योंकि अभी जो प्रकृति की अवस्था है वो तो जड़ है, उसको तो कोई एक्सपीरियंस होता नहीं ना। उसी प्रकृति में एक्सपीरियंस करने वाला हिस्सा तो हमारे आपके पास है ना, माने हम भी तो प्रकृति में ही एक हिस्सा है ना। जी। और हमारे अंदर में भी एक पर्टिकुलर स्थान है, एक पर्टिकुलर अंग है जो अनुभव का काम करते हैं, सारी चीजें तो नहीं करती हैं। अब जैसे कोशिका में अंदर क्या हो रहा है ये तो अनुभव नहीं आता, हार्ट भी कैसे पंपिंग कर रहा है जब तक उसमें इंस्ट्रूमेंट लगा के ना देखें ऐसा ऐसा करके मालूम नहीं चलता। मतलब उतना बारीक एक्सपीरियंस हम ऐसे नहीं कर सकते। हमारे एक्सपीरियंस करने की फ्रिक्वेंसी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके इधर में हमें पता नहीं चलता, उसके ऊपर भी पता नहीं चलता जनरली। ओके। तो इस पूरी व्यवस्था में कर्म का भी कोई सिद्धांत नहीं है। माने ये सवाल आदमी क्यों पूछता है, ये सवाल आदमी ये पूछता है कि इस बच्चे की कोई क्या गलती है भाई, इसमें वो क्यों दुखी जी जी है ना, ऐसे करके। यहाँ गलती के दंड का या किसी कर्म विधान का या इस कर्म का ये फल होगा ही, ऐसा कोई विधान नहीं है इस पूरे यूनिवर्स में। माने आपने कुछ किया, इसका कोई परिणाम आएगा ही, इसका कोई विधान नहीं है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, किया आपने हो किसी और को आ सकता है, आपको जरा भी कुछ नहीं मिले उसका कुछ भी हो सकता है। मतलब उसका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि नहीं आप ही को होगा। हाँ, हम ये सारा ज्ञान जान पूछ के उसे अपने फेवर में कर लेते हैं बहुत हद तक। जैसे गेहूं की हम फसल बोते हैं तो ठीक है, वो हम ज़्यादातर ले लेते हैं, पर ये कोई पक्का नहीं है, कभी भी बाढ़ आके और कभी भी सूखा पड़ के और कुछ भी हो सकता है, आपकी सारी मेहनत का कोई मतलब नहीं बचता। तो ऐसा करके इस सृष्टि में कोई नियम नहीं है कि आप ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा परिणाम आएगा ही, ये कोई डेफिनेट नहीं। यस ये तो क्योंकि दूसरे कारक हैं बहुत सारे जो आप पर नहीं निर्भर करते। आप खाली अपना हिस्सा तो कर सकते हो ना बस, लेकिन जो दूसरे कारक हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये है, पानी है, वो उसमें आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं। लेकिन वो जो परिणाम है वो इन सभी चीज़ों के योगदान का है। अगर सारी चीज़ें ठीक रहीं तो ऐसा परिणाम हो जाएगा, सारी, केवल आप वाली नहीं, दूसरी भी। आप तो अपनी बात के लिए ही उत्तरदायी हो सकते हैं ना। अब अगले साल 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए, इस बात के लिए क्या आप उत्तरदायी होंगे? नहीं होंगे। यस। तो लेकिन सर ये बात हो रही है कि जब आदमी कुछ करे उसके बाद परिणाम उसके फेवर में जाए, किसी और के उसमें जाए, ये एक अलग बात है। लेकिन जिसने कुछ किया ही नहीं है अभी, हाँ, तो इसका कोई मतलब ना कुछ नहीं ना। जब कर्म की थ्योरी नहीं है तो जैसे किसी को भी जाए वो भी बात हो गई, और जैसे उसको नहीं गया तो ये भी बात हो गई। ओके। जैसे आपको कोई सुई चुभो है तो भी आपको दर्द होगा, और आप खुद भी अपने आप को चुभो तो भी आपको दर्द होगा। अब आपने तो कुछ कर रहे हैं ना सर, तब हो रहा है। हाँ, नहीं, जैसे आप नहीं भी करो तो अपने आप भी अंदर कोई ऐसी प्रक्रिया हो सकती है जिससे आपको दर्द हो जाए। वो तो हो सकता है। जैसे अभी मुझे कमर में दर्द है, मुझे ठीक से मालूम भी नहीं है कि ये क्यों हो गया है, पर कुछ एक संभावना है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा उस वजह से, पर नहीं पता। तो इस तरह का रहता है। मैंने कुछ किया नहीं, किसी और ने भी कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी होता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं जो हम जिन पे हम सीधे उत्तरदायी नहीं है जिस बात के लिए। हाँ सर, तो इससे ये भी ऐसा, तो ये तो बहुत ये हो गया ना कि मतलब एक बच्चा अंधा हो गया, उसलिए ज़िंदगी भर वो तकलीफ़ में रहेगा, तो जिसमें उसका कोई हाथ नहीं है। तो ये तो सर फिर एक बड़ी अनसर्टेन सी बात हो गई ना सर। मतलब कुछ ना कुछ तो मेरे हिसाब से कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और अगर कोई ऐसा है, मतलब अल्टीमेट सोर्स ऊपर, जो इन सब चीज़ों का अगर ख्याल ना रखे, तो इसका मतलब फिर तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो इसीलिए कुछ भी होता ही है।
क्योंकि ट्रुथ यही है कि कुछ भी होता है, ये तो हम देख रहे हैं ना होता हुआ चारों तरफ। नहीं, ज्यादातर लोग तो सही होते हैं ना, अंधे तो बहुत कम होते हैं। नहीं, ज़्यादातर लोग होते हैं, वो इसलिए कि एक सिस्टम बना हुआ है। जैसे ज़्यादातर ऐसा होगा कि आप आम का बीज डालोगे तो आम ही का पेड़ आएगा, लेकिन लाखों करोड़ों में से कई बार ऐसा भी होता है कि डाला आम का बीज और वहाँ इस प्रकार के वातावरणीय इफेक्ट हो गए कि वो आम का नहीं कुछ और बन के पैदा हो गया, उसमें कोई और म्यूटेशन हो गई। वो आम जैसा तो लग रहा है मगर आम नहीं है, तो थोड़ा कुछ और बन गया है। तो म्यूटेशंस भी होती हैं जिसमें कुछ बीज का कोई रोल नहीं है, लेकिन आसपास और बहुत सारे फैक्टर हैं वो हो गए। ऐसे ही उस बच्चे के साथ होता है ज़्यादातर, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स की संरचना ऐसी है कि ज़्यादातर वैसा ही होता है जैसा है, जैसे आदमी से आदमी पैदा होता है और उसके जैसे हार्मोन्स हैं या उसके जैसा जेनेटिक स्ट्रक्चर है, ज़्यादातर वैसे ही आता है। पर फिर भी हज़ारों में या कई हज़ारों में कोई एक ऐसा उदाहरण भी हो सकता है कि जो ऑड हो जाता है, लेकिन उसके लिए आदमी कोई जिम्मेवार है ऐसा करके नहीं, नेचर का ही कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है उस समय कुछ तरह का, तो वो उससे हो जाता है। हाँ, आदमी जिन बातों के लिए जिम्मेवार है उनमें कुछ कर सकता है जान के, है ना। जैसे अभी कोई लोग सेक्स करते हैं और चारों तरफ बहुत मच्छर हैं, है ना, मच्छर लग रहे हैं और अब कर रहे हैं क्योंकि उनको कोई ढंग से घर नहीं है, कहीं उसके ऊपर रहते हैं नाले के ऊपर, वहाँ मच्छर वगैरह भी बहुत हैं, बदबू भी बहुत है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो अब वो यहाँ ज़्यादा संभावना है कि जो बच्चा पैदा होगा वो उसमें कोई ना कोई विकृतियाँ होंगी, प्लस वो पैदा होकर रहेगा भी वहीं, तो वो कंटिन्यूसली उस माहौल में, तो उसकी साइकी भी वैसी बनेगी। वहाँ ज़्यादा संभावना है, इन्हें हम ठीक कर सकते हैं। ओके। हाँ, लेकिन कोई उल्का पिंड आके गिरेगा उसमें तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग कुछ कर लें, उसमें तो जो मरेगा मरेगा, जिसके हाथ टूटेगा, जो बचेगा बच जाएगा। हाँ, इसमें भी सर मतलब कि यही है कि हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी परिणाम क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो बहुत सी चीज़ों पे निर्भर करके आएगा, है ना। और इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है, ये भी हम समझे। अल्टीमेटली हम अपने समाज में उत्तरदायी बना लेते हैं जबरदस्ती करके, पर इसके लिए है नहीं कोई उत्तरदायी एज सच। हम बनाते क्यों हैं वही बताया मैंने कि ऐसी व्यवस्था नहीं है, अभी हमें बनाना पड़ता है, क्योंकि अभी हमने काम का बंटवारा जबरदस्ती वाला रखा हुआ है कि जो आप करना नहीं चाहते वो आपको करना होगा। आप ढंग से करेंगे नहीं तो उसमें कमियां होंगी तो फिर उनको पकड़ के जूते बजाओगे, क्योंकि ये तुम्हारा उत्तरदायित्व था और तुम कर नहीं रहे हो। अब अभी यही तो होता है कि भाई मोदी जी बोल के आए कि 35 रुपये लीटर पेट्रोल होगा, अब वो आके कर नहीं रहे, तो अब लोग उनको बार बार पकड़ रहे हैं कि आप बोल के आए थे, अब आप कर नहीं रहे हो। और जबकि वो मोदी जी जानते हैं कि क्यों नहीं कर रहे या आप जान सकते हो, अगर अर्थशास्त्र थोड़ा समझो तो जान सकते हो कि क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्हें भी बाद में ही समझ में आया होगा कि नहीं करना है। ओके, तो सर उस हिसाब से इस सिचुएशन में तो हमको सरेंडर ही कर देना चाहिए। हाँ, इसीलिए इस प्रकार के उपचार चलते हैं, ये सरेंडर भी उनमें से एक है। हाँ, तो हाँ। ये सर आप भी तो मतलब आप जैसा बता रहे हैं उससे तो ऐसे ही लग रहा है कि बिकॉज आप कुछ कर नहीं सकते, उसमें कोई रिस्पॉन्सिबल है नहीं, तो इसका मतलब हमको अगर ऐसा है भी तो आम तौर पे हर सिचुएशन में अल्टीमेट बात ये हुई कि हमको सरेंडर ही करना है। हाँ, हम वी कैन नॉट थिंक, बिकॉज अगर हम सोचेंगे भी तो हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है उसका। यस। अब ये किन के लिए कहा जाता है ये थोड़ा आप देखें। ओके, मतलब इसका एक अर्थ समझे क्या है। देखो, जो सोच सकता है वो तो सोचेगा ही, है ना। किसी के कहने से उसका सोचना बंद नहीं होगा, क्योंकि ये ऑटो प्रोसेस है जी। आपकी जो क्षमता है, ऐसा स्वाभाविक है कि आपकी जो क्षमता है वहाँ तक आप प्रयास करते ही हो, भले ही वहाँ 2 करोड़ लोग खड़े होके ये बोल रहे हों कि सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो। यस, लेकिन आपको तो दिख रहा है ना कि नहीं, मैं तो कुछ कर सकता हूँ। जी। आपको दिख रहा है ना जी। आपके अंदर से सरेंडर कब घटित होगा? जब आप अपनी पॉसिबल क्षमता से जितनी पॉसिबिलिटी है उतना करके देख लोगे और लगेगा कि नहीं हो रहा है, राइट। फिर आप सरेंडर करोगे। सरेंडरनेस ऐसे पैदा होती है। यस। अब जो लोग ऐसा बोलते हैं वो इस स्वभाव को नहीं जानने की वजह से वैसा उपदेश देते हैं। ओके, वो ये नहीं जानते कि ऐसा बोलने से नहीं होता है।
हमेशा सरेंडर जो है, सरेंडरनेस बोल के या सुन के नहीं घटित होती है। यस यस। ये तभी घटित होती है जब आप अपना सारा प्रयास कर चुके होते हैं और उससे नहीं होता है, तब आप छोड़ते हैं कि भाई ठीक है। और यही सही तरीका है जी। और ये सही तरीका ऑलरेडी आदमी के पास जन्म से है और हर आदमी के पास है। तो इस बारे में जो उपदेश दिए जाते हैं वो अनावश्यक है, व्यर्थ है। जी जी जी। क्योंकि हर चीज़ के घटने का ना एक प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस में जाएगा तभी होगा। ऐसा करके कोई बैठ नहीं जाएगा कि देखो भाई जो होना था जो होगा वो तो होगा ही, तो फिर बैठे रहो। ऐसा करके आपको कोई आदमी दिखा नहीं होगा ऐसा उपदेश देने वाला भी। बुद्धा को भी जब भूख लगती होगी सुबह तो पात्र उठा के चलते होंगे, ऐसे नहीं कि ठीक है भाई क्या है आएगा तो खा लेंगे, ऐसे करके नहीं हो रहा ना। जी जी जी। ऐसे करके नहीं हो रहा ना कि मैं उपदेश ना दूं। भाई फिर उपदेश क्यों दे रहे हो? जो होना होगा तो हो जाएगा। जी, ऐसे जी। ऐसे सरेंडर तो ऐसे करके नहीं है। वो थोड़ा सा बात को पूरा नहीं समझे होते और यस यस यस। थोड़ी ज्ञान की आप कमी बोल सकते हो इस बारे में कि कंप्लीट अवलोकन नहीं कर रहे हैं। सरेंडरनेस अंदर कैसे घटित हो रही है उस पूरी प्रक्रिया को देख नहीं रहे हैं। Yes, कि yes, yes. क्या होने के बाद में ये रिजल्ट आता है घटित होने का इस तरह से। और ये एक तरह से अच्छा ही होता है। अच्छा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता चल जाता है कि मैं नहीं कुछ कर सकता इस मामले में, है ना। वो हर चीज़ में नहीं घटित होता, इस मामले में नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरा कि आपके जीवन में कई बार समस्याएं आई और उन समस्याओं को लेकर आप किसी के पास गए और लगा कि ये आदमी ज़्यादातर जो बता देता है उससे मेरी समस्याएं हल हो जाती हैं, तो उसके प्रति ऐसे श्रद्धा पैदा होती है। तो श्रद्धा भी एक ढंग से ही पैदा होती है, ऐसे बोल के नहीं होती। यार तुम मुझ में श्रद्धा नहीं करते हो, जी मैं इतना जो बड़ा गुरु हूँ। आपके बड़े होने से नहीं होता ना, उसके जीवन में आपसे क्या फ़ायदा होगा तब होगा। आप कितने बड़े डॉक्टर हों, अगर सामने वाला आपके पास चार बार आया आपके बड़े डॉक्टर को सुन के और उसको 4 बार में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो 5वें दिन आप उसके लिए डॉक्टर ही नहीं हो एट ऑल, है ना। आप चाहे कितना ही बड़ा बोर्ड लगा के रखो, वो बोलेगा हाँ होंगे, वो ऐसे नहीं बोलेगा हैं, वो बोलेगा होंगे, हाँ मेरे किसी काम के लिए। यस। तो उसकी श्रद्धा आपकी तरफ नहीं, मतलब उस डॉक्टर की तरफ घटित नहीं होगी। तो श्रद्धा घटित होने का भी ये प्रक्रिया है। कैसे है कि वो आपके सुख में कितने सहयोगी हुए। जी। और ऐसे ही कोई दुश्मन नहीं बन जाता किसी का। दुश्मन बनने की भी एक प्रक्रिया है कि कोई आदमी बार बार जब आपके दुख में सहयोगी होता है, दुख बढ़ाने में और सुख करने में, सुख कम करने में, तो वहाँ पे आपको शत्रु भाव अंदर पैदा होता है। ये ऐसे नहीं हो जाता कि वो कोई बाप बोले आके बेटा ये मेरा दुश्मन तो तेरा भी दुश्मन, अरे नहीं, उसको नहीं होगा भाई। जब तक उसके साथ में ये प्रक्रिया नहीं घटित होगी, उसको ये दुश्मनी उसके साथ नहीं, ये संबंध उसका नहीं बनेगा। सर लेकिन कई बार हम ऐसा देखते हैं ख़ासतौर से माँ और बच्चों के साथ कि माँ की जिससे नहीं पड़ती है वो अपने बच्चे को भी ऐसा वो बना देती है कि वो भी बच्चा उसको डिसलाइक करने लगता है विदाउट नोइंग। उसकी तरफ से होते हैं उसके लिए व्यवहार, क्योंकि वो जब किसी माँ बाप को कष्ट पहुंचा रहा है तो उनके यहाँ बच्चा है तो वो उसको भी छोड़ते नहीं। लेकिन अगर वो बच्चे के साथ मधुर व्यवहार करने लगे अलग से, ये मैं आपको अपना उदाहरण बता दूँ। मेरे घर में जो आस पड़ोस के गांव में, तो उनमें आपस में से 36 का आंकड़ा रहता था, या तो ज़मीन के ऊपर या गांव में चौधरी कौन बनेगा उसके ऊपर में, उस तरह से। लेकिन मैं कोई ऐसा व्यवहार करता नहीं था। वो मुझे हमेशा देखते थे, जैसे घर में हैं तो घर में 2 लोग लड़ने जा रहे थे, उनके पीछे और 4 लोग घर के लड़ने पहुंच जाते थे, ऐसे ही उधर से भी आते थे, पर मुझे कभी नहीं पाते थे इस लड़ाई। तो उनके दिमाग में मेरे लिए एक अलग छवि थी जी। तो मैं उनके घर आता जाता था तो आपस में खूब दुश्मनी चल रही है। अभी शाम को सबने आपस में गालियां बकी हैं और कई ने तलवार बर्छी सब निकाल लाए हैं, और मैं शाम को उनके यहाँ पहुंच गया। तो भाई साहब मेरे लिए चाय आती थी, मेरे लिए दूध आता था और उनके बच्चे भी कभी उनको बोलते थे अपने पापा को कि भाई ये तो उनका बच्चा है, इसकी आवभगत हम क्यों कर रहे हैं। तो बोलते थे नहीं वो वहाँ रहता ज़रूर है पर वो ऐसा है नहीं करके है, और तुम भी कभी इसको टच मत कर देना।
अब वो सुरक्षा कर रहे हैं मेरी अपने बच्चों से, आप सोचो। तो ये चीज़ रहती है। अब वो जनरली क्यों होता है? क्योंकि बाप से, माँ से बच्चा जो है जुड़ा रहता है, उसको लगता है कि ये मेरे तो वेल विशर है, ये मेरे सुख में सहायक है, और अगर ये कह रहे हैं कि ये दुखी होगा तो ऐसा करके मान के और वैसा व्यवहार करने लगते हैं, और फिर वो वैसा संबंध बन जाता है जी। अगर वो ऐसा ना करें तो ऐसे कई उदाहरण देखे होंगे आपने कि डाकू तक भी अपने किसी दुश्मन के यहाँ पहुँचे और तो बच्चे के साथ वो व्यवहार नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल हो जाता है उन्हें, और वो कई बार उन्हें ले जाते हैं, पाल लेते हैं, अपना बच्चा बना लेते हैं। ऐसे बहुत ऐसे ढेरों सारे एग्जाम्पल हैं। तो माने ये प्रक्रिया, ये कोई भी किन्हीं दो लोगों के बीच कोई संबंध बनता है तो उसकी एक प्रक्रिया है, वो ऐसे करके हवा में नहीं बन जाता। हर चीज़ ना एक प्रक्रिया के थ्रू होकर चलती है। तो हम इस बात से समझ सकते हैं कि जब ये लोग बोलते हैं कि नहीं अपने जो है दुश्मनों को भी गले लगाओ, ये भी एक उपदेश हो गया जी जी कि भाई दुश्मनों को गले लगाओ। मतलब क्यों? जब दुश्मनी पहले से आप बोल ही रहे कि बनी हुई है, अब क्यों गले लगाओ? तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं थोड़ा अच्छा व्यवहार करोगे तो उधर से कोई थोड़ा परिवर्तन वगैरह होगा। वो ये नहीं देख रहे कि असल झगड़ा कहाँ है, किस बात से, वहाँ कुछ करो जी। तो वो वहाँ नहीं देख पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि ये गलती बहुत पहले से होती आई है कि आदमी को अच्छा आदमी और बुरा आदमी ऐसे करके मानते आए हैं कि कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं। जो बुरे लोग होते हैं उन्हें उपदेश करके कुछ हद तक सुधारा जा सकता है, एक ऐसा पीछे के दर्शनों में आपको मिलेगा। और इसका कारण वो प्रकृति को ही मानते आए हैं। जो प्रकृति में तमस गुण है, उस गुण के कारण वो ऐसा मानते आए हैं कि तमोगुण के कारण में नेगेटिव प्रकार की जो बुराइयां हैं आदमी के अंदर वो बनती हैं, जबकि ये बात सही नहीं है। इस पर उन्होंने गहराई से अध्ययन नहीं किया। आप जब बाद में जाएंगे, ऐसा टॉपिक आएगा अच्छे बुरे आदमी का, तो मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा कि तमस जो है वो किसी अच्छाई और बुराई के लिए कोई कारण नहीं है। जी जी। तो ये इन लोगों ने गलत उसको ऐसी मान्यता दे ली और फिर वो इस तरह से करते आए। और ये एक ऐसी चेन चल सकी पूरे मनुष्य जीवन में जो अनावश्यक थी। उपदेश किसी को कुछ नहीं करते हैं। उपदेश एक ऐसी प्रक्रिया है जो अनावश्यक है, जो गलत समझ के कारण पैदा होती है। जी, अगर बोलने वाला हाँ जी, गलत समझ में भी गैर समझ होती है। हाँ मतलब अगर कोई चीज़ हमने गलत समझ ली है तो व्यवहार तो उससे भी निकलेगा ना। गलत समझ तो सही है, हाँ। लेकिन उसमें भी गैर समझ होती है और भी गहरे जाती है। हाँ यस जानता नहीं है। यस मतलब जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए तो कंप्लीट जैसा व्यवहार भी नहीं आएगा ना। अगर उतली समझ है तो उतला ही व्यवहार आएगा, क्योंकि आदमी जैसा समझता है अथवा मानता है कोई चीज़ को, उसी आधार पर वो व्यवहार करता है ना। जैसे हम लोग ऐसा मानते हैं कि इस मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो जाती है, ये ज्ञान है, तो फिर हम इससे रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करते हैं। जैसे अपने दूल्हे जी हैं, उनको पहले नहीं पता था कि बोल के भी रिकॉर्डिंग हो सकती है, मतलब बोल के टाइपिंग हो सकती है, उनको नहीं मालूम था। तो तब तक वो ऐसे हाथ से ही टाइपिंग करते थे। तब उनको किसी ने बताया तो उनको अच्छा, तो तब उन्होंने उससे किया। तो आपको किस चीज़ का ज्ञान होगा, उस आधार पर ही आपका कर्म निकलता है अंदर से। जी। अज्ञान में आप कर्म नहीं कर सकते, ट्राई मारते हैं बस। तो ट्राई करने में कोई ज्ञान हो जाता है तो फिर उस आधार पर आते हैं। एक प्रश्न है कि जो हम बालक के प्रोसेस के लिए या अपने सुखों के लिए जो करते हैं, तो व्यवस्था क्या वहीं से चालू हो जाती है? जैसे मैं तनाव संघर्ष में आया या बाहर से, या बहुत ज़्यादा थका हुआ आया और उस सुख में अगर इन्वॉल्व हुआ, तो जो ये व्यवस्था होती है उसका भी ये बच्चे पर तो असर पड़ता होगा ना। हाँ व्यवस्था तो यहीं से स्टार्ट हो यस यस, हर चीज़ का असर तो हर चीज़ का पड़ता है, आप जानते हो या ना जानते हो, है ना। असर हर चीज़ का पड़ता है, पॉजिटिव पड़े या नेगेटिव पड़े, असर हर चीज़ का होता है। ये बात सही है। और क्योंकि उसका असर अभी भी पड़ता है ना, वो तो बच्चा है, वो तो अभी आने वाला है। चलो, हम पर जब उसका असर पड़ता है, आप पर, हम पर, भाई थोड़ी सी भी गरीब अवस्था आ जाए तो असर पड़ता है कि नहीं? थोड़ा सा भी कोई थकान वाली बात हो जाती तो ऐसे गिरते पड़ते पहुंचते हैं, भाई आराम वाली जगह पे के आराम कर लें, ये असर होता है ना। तो हम लोग भी तो जीव है ना, तो मतलब हम पर असर पड़ता है, मतलब हमारी फिजिक पे असर पड़ता है, क्योंकि मूल तो फिजिक है ना हमारी।
जब इस पे असर पड़ता है तो ऐसी अवस्था में जब कोई और जीव भी पैदा होगा तो ये असर उसमें भी जाएगा। जैसे जब सेक्सुअल प्रक्रिया होती है तो उसमें जो स्पर्म है वो बहुत सारे स्पर्म होते हैं, कोई ऐसा तो नहीं एक ही होता है, बहुत सारे होते हैं। अब उसमें से कौन सा स्पर्म वहाँ पहुँच जाएगा और वो भ्रूण की शक्ल ले लेगा, तो उसमें कई प्रकार के स्पर्म होते हैं आप ही कई, मगर कई प्रकार के होते हैं, क्योंकि आपके अंदर भी बहुत सारी वैरायटी होती है और ये हर समय पे आपकी अवस्था के आधार पर उस वैरायटी में अंतर आते हैं, आएंगे ही। आपके हर चीज़ में अंतर आते हैं, आपके मसल में अंतर आते हैं, तो उसमें भी आएंगे ना, वो भी एक हिस्सा ही है आपका। तो आप अगर प्रसन्नता की मुद्रा में, हेल्थी मुद्रा में, बिना थके वाली मुद्रा में करते हैं तो वो कहीं ज़्यादा सटीक स्थिति होगी, ज़्यादा स्वस्थ और बच्चा पैदा करने। इसी में एक और क्वेश्चन है इंटरनल। मान लीजिए मतलब इस प्रोसेस में हम ऐसे हैं तनाव संघर्ष में, और हमारे अंदर जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस में किसी तत्व की ऐसी कमी हो जाए जिससे हम अंधे भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। या कुछ हम अपवाहित भी हो सकते हैं। जैसे अभी प्रासु दादा ने पूछा, जो प्रश्न नहीं आया, तो इस परेशानी से भी, जो व्यवस्था की ये कमी की वजह से भी कोई न कोई तत्व की ऐसी कमी हो जाए कि हम अंधे हो जाएं, कोई हमारा अंग ना रहे, या हमारा जो जुड़वा बच्चे हो जाते हैं एक ही साथ जुड़ जाते हैं। भाई दो प्रकार के होते हैं, एक जुड़वा बच्चे जो होते हैं अलग अलग होते हैं, और एक जुड़े हुए होते हैं। तो ये तो उसकी कमी की, व्यवस्था की कमी की वजह से भी ये होता होगा ना। हाँ, जैसे जो हम प्रकृति पर दादा जो प्रकृति पर दोष दे रहे हैं, वो तो हमारी व्यवस्था की कमी की वजह से भी होता होगा। जी हाँ। और इसमें एक चीज़ और है, क्योंकि अभी ये दर्शन बहुत स्पष्ट नहीं है दुनिया में, तो अगर अपंग बच्चे पैदा भी हो जाते कोई कारण से, एक जिनका हाथ ठीक से डेवलप नहीं हुआ, या जुड़े हुए या ऐसे हुए कि हमें पता है कि ये बड़े होके इसकी अवस्था ठीक नहीं रहनी है, तो उन्हें हम न्यूट्रलाइज नहीं करते। इवन साइंटिस्ट लोग तक भी जो ईश्वर को नहीं मानते, जो इस तरह की चीज़ों को नहीं मानते, उनसे भी अगर इस बारे में राय मांगे तो वो भी राय देने से डरते हैं, घबराते हैं। माने वो भी ऐसी राय नहीं देते कि भी इसको न्यूट्रलाइज कर दो ना, क्योंकि ये खुद भी दुखी रहेगा और इसके आसपास जो लोग होंगे वो भी दुखी होंगे। तो जैसे हम अपने शरीर से कोई फोड़ा फुंसी कुछ हो जाता तो उसको निकाल के फेंक देते ना, असल में है तो उसमें भी जीव ही। हम ये ध्यान तो नहीं रखते ना कि यार इनका क्या होगा, नहीं ना। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि ये इससे दुखदाई चेन शुरू होती है। तो किसी चेतन को ऐसे डेवलप ही ना होने दें कि वो उसका निश्चित है कि इसका दुखी होना निश्चित है, तो उसे उसी समय न्यूट्रलाइज कर दें। तो ये समझ अभी दुनिया में है नहीं है इस समय तक। अब ये दर्शन आएगा तो इससे ये समझ डेवलप है। इसी में यस इच्छा मृत्यु की अभी कई देशों में इस तरह का है। खैर वो तो एक मजबूरी वाली अवस्था होगी कि एक स्वस्थ, एक ठीक ठाक व्यक्ति है जो करता है और मौजूदा अवस्थाओं में वो परेशान है, कोई बीमारी हो गई है जिसका इलाज नहीं है, या ऐसा हो गया, तो कई लोग तो आत्महत्या ही कर लेते हैं। तो उसका एक प्रक्रिया तो ये भी कि आत्महत्या ही कर लो, कौन रोकने आता है। लेकिन कोई लोग ऐसे हैं कि बेड पे पड़े हैं, आत्महत्या कर भी नहीं सकते, मतलब उनके हाथ पैर ही नहीं चलते, तो पॉसिबल नहीं है। तो उनके पास तो एक ही तरीका बचता है कि भाई। इसी में एक क्वेश्चन और है सर, कि जैसे मतलब ये जनरेशन नहीं, जो जनरेशन हो रही नेक्स्ट जनरेशन में, मान लीजिए कोई स्त्री है और उसके जो प्रोसेस डिपार्टमेंट में हमारी इस व्यवस्था के कारण कुछ कमी आ गई है, या कुछ हो जैसा उसका सेफ होना चाहिए उस प्रकार का नहीं है, और फिर उस जनरेशन में जो वो करेगा, जो अगली जनरेशन आएगी, उसका असर भी उस पर पड़ेगा। बिल्कुल, जिसको हम अभी प्रकृति पर दे रहे हैं। हाँ, तो ये भी तो व्यवस्था की वजह से हो रहा है ना, हमारी अगली जनरेशन, उसकी अगली जनरेशन। तो ये आदमी को ही समझना है ना इस बात को, कि कौन से वो कारक हैं जो हम पर डिपेंड करते हैं, जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। तो उसमें व्यवस्था एक बहुत बड़ा कारण है। व्यवस्था एक बहुत बड़ा और मूल कारण है कि जिसमें हम माने मनुष्यों की तरफ से ऐसी कोई मिस्टेक ना हो जिसके दुष्परिणाम आए। बाकी तो एक अलग चीज़ है, लेकिन बाकी चीज़ें ज़्यादातर व्यवस्थित हैं नेचर में, वो व्यवस्थित हैं। ऐसा करके नहीं है कि सूरज जो है अचानक कहीं घूमने चला जाएगा, ऐसा करके वहाँ नहीं होता। वहाँ सब ऐसा ठीक ही है लगभग निश्चित। कभी कभार कोई
यहाँ पे पूरी ऐसी व्यवस्था भी बनी है कि कोई धूमकेतु भी आता है तो नीचे तक आते आते वो उसका राख बन जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था, बहुत कम चांस होते हैं कि वो सदियों में या कई हजारों सालों में कभी कोई स्टेरॉइड या ऐसा कुछ आता है, तो नहीं तो जनरली वैसा सिस्टम सेट है। आदमी का ही सिस्टम अगर ठीक कर लिया तो लगभग दुखों से बाहर हो जाते हैं ऑलमोस्ट। इसमें एक और चीज़ है, अब यहाँ से नहीं, मैं सिस्टा की बात कर रहा हूँ। अच्छा। जैसे बहुत लोग बोलते हैं, हमने अनुभव किया है कि 99% जो सिस्टम में, जो प्रकृति में जो प्रकोप जिसको कहते हैं, तो 99% तो हमारी देन है, जो मैंने अनुभव किया हूँ आज तक। 1% में कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए अभी जो बाढ़ प्रबंधन आ रही हो हमारी व्यवस्था की वजह से है। हाँ बिल्कुल, कि हम नदियों को नहीं जोड़ पा रहे हैं। हम बांध बना रहे हैं, लेकिन बांध की ऐसी क्वालिटी नहीं है, जो फूटते हैं और कई बस्तियों को बिल्कुल बहुत ऐसे हैं कि विस्थापन तो कर दिए, मतलब वहाँ से हटा तो दिए, लेकिन उनका विस्थापन नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो वो तो हमारे ही फैक्टर है ना, माने कोई प्रकृति का कुछ ऐसा है भी, और अगर हम उसे मैनेज कर सकते हैं तो वो हमारा ही फैक्टर हुआ। इसमें बहुत है, जैसे मान लीजिए हमारी जो अभी, जब तक वैज्ञानिकों ने खोज नहीं की थी ठीक है, पर आज कम से कम 25-30 वर्षों से हो गया कि जैसे कोयले का और पेट्रोल का उपयोग मत कीजिए आप, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम जंगल को नष्ट करते जा रहे हैं, जबकि बोल रहे हैं कि हम जंगल को, जंगल इसके है जानते हुए भी। वो है महानगर बसा रहे हैं जहाँ पे पोल्यूशन होता जा रहा है, हवा कम पड़ रही है, जितने लोग हैं, दूसरी जगह कम पड़, तो ये सब व्यवस्था से। दूसरी चीज़, जैसे बड़े बड़े महानगर हैं, कहीं बिल्कुल बसे जा रहे हैं। जैसे अपने संपूर्ण समाधान में एक, मतलब एक नगर होगा विधानसभा का, जो ईयरली होगा, मतलब फ्रेशनर होगा अच्छे ढंग से, तो इसमें वो चीज़ें तो नहीं आएंगी। यस, और